नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का ये तीसरा टेस्ट है और इस वीडियो में हम इस टेस्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण कर लेता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर सन है तो सूर्य से जो ग्रह जितनी दूरी पर होता है उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होता है। अर्थात सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बुध अगर सबसे नज़दीक है तो बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम अवधि में करता है और सबसे दूर जो ग्रह है वो सबसे अधिक वक्त लेता है। तो इसी संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण कर लेता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 687 दिन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मंगल ग्रह है वो सूर्य से दूरी के क्रम में किस नंबर का ग्रह है? चौथा ग्रह है और ये सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। ठीक है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी जो सतह है वो लाल है और इसके दो उपग्रह हैं, उनका नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। ठीक है, डीगोस नहीं, डीमोस, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। फोबोस और डीमोस ये इसके दो उपग्रह हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, निक्स ओलंपिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सांझ का तारा या सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो सांझ का तारा या सुबह का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को, क्योंकि यह सुबह और शाम इसे हम पृथ्वी से आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह को, क्लियर? शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा या सुबह का तारा कहते हैं। और बुध के बाद यहाँ पर अगर सन है तो ये बुध ग्रह, फिर इसके बाद शुक्र का नंबर आता है और शुक्र 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह को पूर्व दिशा में यह ग्रह दिखाई देता है। ठीक है, और इसे हम पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा सा ही कम है। ठीक है, लगभग इक्वल है, इसका जो आकार है, द्रव्यमान है, वो पृथ्वी के बराबर है। इसीलिए हम इसे पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब पास और अप का मतलब क्या होता है? दूर। जैसे कि उपनिषद होते हैं ना, उपनिषद, पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद। और यहाँ पर अप का मतलब होता है दूर, तो अपसौर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो अपसौर की घटना होती है वो कब होती है? 4 जुलाई को। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, समझ में आ जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, जैसे आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो एक वक्त ऐसा होता है जब सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी होती है यहाँ पर, और एक वक्त ऐसा होता है जब पृथ्वी यहाँ पर होती है सबसे दूर। तो जब सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर होती है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अपसौर। और जब सूर्य से पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है तो इसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो अपसौर की घटना होती है वो कब होती है? 4 जुलाई को। और 3 जनवरी को जब सूर्य से सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी, अर्थात उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी, 4 जुलाई। क्लियर हो गया? और इसी को आप अंग्रेजी में देख सकते हैं एफिलियन, अपसौर, और जो पेरीहीलियन बोलते हैं इसको उपसौर को, जो कि घटना कब होती है? 3 जनवरी को। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तब हमारे यहाँ ठंडी क्यों पड़ती है? ध्यान से देखिएगा, 3 जनवरी को सूर्य दक्षिणायन रहता है। ठीक है, वो दक्षिण में रहता है, जबकि हम कहाँ पर हैं? उत्तरी गोलार्ध में हैं। इस वजह से पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी 3 जनवरी को हमारे देश में, अर्थात जनवरी, दिसंबर, इन सभी में हमारे देश में ठंडी का प्रभाव रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? मकर रेखा का मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी होती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। चलिए देख लेते हैं इसमें से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती? चिली। चिली कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, युगांडा। ध्यान से देखिएगा, जो अब आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे तो वहाँ पर चिली से होकर के जाती है, बिल्कुल जाती है। फिर
यहाँ पर अफ्रीका के बगल में मेडागास्कर देखने को मिलेगा, यहाँ से भी होती है और गुजरती है मोजाम्बिक से भी। युगांडा से होकर के मकर रेखा नहीं जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर युगांडा। आप यहाँ देख सकते हैं जो 23.5 डिग्री है वो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ठीक है, ध्यान से देखिए, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका में 4 देश हो गए। इसके बाद आप अफ्रीका आ जाइए, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये सभी अफ्रीका के देश हो गए जहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है। और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। युगांडा से होकर के देख सकते हैं, युगांडा से 0 डिग्री अक्षांश गुजरती है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आगे चलते हैं, लिबनिश पर्वत किस उपग्रह पर अवस्थित है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रमा, डिगोस, फोबोस, गैनीमेड। तो फोबोस और डिमोस अभी हमने देखा था, ये किसका उपग्रह है? मंगल के उपग्रह है। ठीक है, तो ये जो लिबनिश पर्वत है ये कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। कहाँ पर? चंद्रमा पर। ठीक है, यहाँ इसके बारे में देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 35,000 फीट है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये तो क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। विषुव अथवा समरात दिन कहा जाता है इक्विनोक्स। विषुव को क्या बोलते हैं? इक्विनोक्स, अर्थात वह दिन जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि इक्वल होती है। तो यह दिन 2 बार होता है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन क्या होता है? पृथ्वी जो सूर्य है वो 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है। जब 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है तो दिन की अवधि हर जगह, दिन की अवधि और रात की अवधि हर जगह इक्वल होती है, 12-12 घंटे की होती है। इसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रीनविच टाइम से कितने समय आगे है जो भारत का समय है? ठीक है, तो आप जानते हैं भारत का समय 82.5 डिग्री ईस्ट है और इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो ये आ जाएगा आपका 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता कहलाती है। यहाँ पर आपको मैं एक बार डिटेल बता देता हूँ। अगर आप पृथ्वी का एक हिस्सा, जैसे पूरा केक है, केक को काट दीजिए आप। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया उसका। पृथ्वी से अगर आप नीचे गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक परतों का जब आप अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक परतें एक समान नहीं है। उनमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के डेंसिटी पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, कहीं पर धातुएं हैं, कहीं पर पत्थर हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इस वजह से जब भी गहराई में जाते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी अलग मिलती है। डेंसिटी अलग मिलने की वजह से यहाँ पर कई डिसकंटिन्यूटी विद्यमान है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम क्रस्ट, ये पूरा हिस्सा क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। फिर से हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, निचला क्रस्ट, फिर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और आउटर कोर और इनर कोर। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन्हीं सभी को ये एक तरीके से डिसकंटिन्यूटी भी है। ठीक है, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 लाइन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये डिसकंटिन्यूटी भी हैं, इनके अपने अपने नाम हैं। फिर से एक बार क्लियर मैं बना देता हूँ। देखिए ध्यान से, ये हो गया क्रस्ट ऊपर वाला, फिर बीच का मेंटल और नीचे कोर। फिर से इसको 2 भागों में बांटिए यहाँ पर। अब देखिए, ये कॉनरॉड संबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लहमैन। ठीक है, ये सभी असंबद्धताओं के बारे में बता दिया मैंने। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच जो असंबद्धता है वो कौन सी है? तो ये पूरा हो गया क्रस्ट, तो इसमें ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट कौन सा हो गया? यहाँ पर कॉनरॉड असंबद्धता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉनरॉड असंबद्धता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रशांत प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है। बिल्कुल नहीं, प्रशांत प्लेट जो है वो महाद्वीपीय महासागरी, हालांकि चूंकि इस पर महासागर का विस्तार ज़्यादा है तो हम प्रशांत प्लेट को महासागरीय प्लेट कह सकते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकेंजी ने किया। अभी देखते हैं, आगे चलिए। पहले क्वेश्चन, इसमें और पॉइंट देखिए। अमेरिकन प्लेट महासागरीय प्लेट है, गलत हो गया। प्लेटों के किनारे ही भूगर्भीय क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है। प्लेट बाउंड्रीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपका यहाँ पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
प्लेट शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो मैकेंजी ने प्रयोग नहीं किया था, बल्कि इसका प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने। इन्होंने प्लेट वर्ड का सबसे पहली बार यूज़ किया था। ये कनाडा के भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं जो अमेरिकी प्लेट है वो पूर्णतः महासागरीय नहीं बल्कि एक मिश्रित प्रकार की प्लेट है। देखिए आप याद रखना, कोई भी प्लेट ना तो पूरी तरह महाद्वीपीय है न ही पूरी तरह महासागरीय है, ठीक है। हर प्लेट पे महाद्वीप महासागर दोनों हैं, और जिस प्लेट पर जिस भी क्षेत्र की विद्यमानता ज़्यादा होती है उसे हम उसी नाम से जानते हैं। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उसे हम महासागरीय प्लेट कह देते हैं। क्यों? क्योंकि महासागर का विस्तार उस पर ज़्यादा है, जबकि उस पर महाद्वीपों का भी विस्तार है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? अमेरिका की नदी है मिसिसिपी और मिसौरी। ये जो नदी आप देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी में जब गिरती है तो ये कुछ इस प्रकार का डेल्टा बनाती है, पंजाकार, ठीक है। तो कैसा डेल्टा बनाती है? पंजाकार डेल्टा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में घटित होती हैं? बहुत ही आसान है। ये सभी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में। क्योंकि यहाँ ये जो मंडल है ये बहुत ही पूरी तरीके से विक्षुब्ध रहता है। क्षोभ का मतलब क्या होता है? दुख, कष्ट। विक्षुब्ध रहता है क्योंकि यहाँ यही इसी स्फीयर में ही सारी घटनाएं होती हैं। वर्षा इसी में, बादल का बनना, बिजली का कड़कना, सारी घटनाएं इसी में होती हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो आप देखेंगे ध्यान से तो विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पर संवहनी तरंगे ऊपर की ओर उठती हैं। इस वजह से क्षोभ मंडल की जो सीमा है विषुवत रेखा पे वो 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो जो पिग्मी है वो आपको देखने को मिलेगी कांगो नदी बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है और इनको केला बहुत ही पसंद है, ठीक है। बहुत ही छोटे कद के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? देखिए जनांकीय संक्रमण के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? पहले स्टेज में जन्म दर बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा और मृत्यु दर डेथ रेट भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस समय हमारी जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही जागरूक नहीं होती। वो संतान को ये मानती है कि भगवान की देन है, तो उसे किसी भी तरीके से वो रोकने का प्रयास नहीं करती। चूँकि जनता निरक्षर होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं होती, इस वजह से डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। दूसरी स्टेज होती है कि बर्थ रेट उतनी ही रहती है लेकिन डेथ रेट कम हो जाती है, ठीक है। जब हम थोड़ा सा विकसित होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है तो वो डेथ रेट तो कम हो जाती है, लेकिन हमारी जो सोच है उसमें परिवर्तन इतनी तेज़ी से नहीं होता, इसलिए बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा रहती है। सेकेंड स्टेज ही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आज भारत है, यहाँ पर बर्थ रेट भी आपको कम देखने को मिलेगी पिछले दशक की तुलना में और जन्म दर भी देखने को कम मिलेगी, ठीक है। डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों में गिरावट आ रही है। तो भारत इस समय तीसरी अवस्था में विद्यमान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में शीर्ष पुरुष साक्षरता दर नहीं पाई जाती? ध्यान से देखिएगा, शीर्ष पुरुष साक्षरता दर नहीं पाई जाती। केरल, गोवा, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश। आपको जो बताना है वो इन्हीं चारों में से बताना है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश है। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? अर्थात बिहार में कितने % जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो आपका आंसर क्या है? 88.7% आबादी ग्रामीण आबादी है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 11.3%, 100 में से घटा देंगे 88.7 तो कितना आएगा? 11.3%। और ये बिहार की नगरीय आबादी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? आपको बताना है कौन सही नहीं है अर्थात गलत है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, सही है। सबसे ज़्यादा हिमाचल में परसेंटेज के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। बिहार राज्य में सबसे कम प्रतिशत
ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, ये भी ठीक है। भारत में सिख धर्मावलंबी जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर विद्यमान है भारत। सिख धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या देखिए तो भारत चौथे नंबर पे है, ये भी ठीक है। और इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार बौद्ध धर्मावलंबियों की कुल आबादी 2 करोड़ है। नहीं, गलत हो गया, हमारे देश में इतनी आबादी बौद्ध धर्मावलंबियों की नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1 करोड़ के आसपास है, 79 लाख से 84 लाख के बीच विद्यमान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंत के रोगी के निदान में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है आंत के रोगियों की डायग्नोसिस में। ठीक है, और जो एक्स किरणें हैं इनकी खोज किसने किया था? रोंटगन ने किया था, और ये काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है एक्सरे वगैरह में। चलिए आगे चलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कारक कौन है? देखिए, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। तो ये सभी हैं जो एंजाइम्स हैं, ये हमारी रासायनिक क्रिया की गति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को जो तीव्र कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, एंजाइम्स। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो एंजाइम होते हैं वो मूलतः किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, दंत क्षय का कारण क्या होता है? जब हमारे मुंह का हाइजीन बहुत अच्छा नहीं होता, अर्थात हम 2 टाइम ब्रश ना करें और चीज़ों को खा करके हम बहुत देर तक पानी ना पिएं, तो हमारे मुंह में, दांतों के बीच में जो अनाज फंसा हुआ होता है वो हमारे दांतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बनने लगता है, और यही हमारे टूथ डिके का भी कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। रसोई घर में क्या होता है? भोजन बनता है। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि हरित लवक। इंसान तो खाना बना नहीं पाता, ठीक है, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और हरित लवक में उनका भोजन बनता है। तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? बहुत ही आसान है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है उसको ये जमा देता है, गाढ़ा कर देता है, तो ये यहाँ पर जिम्मेदार है। और ध्यान दीजिएगा, जो दलहनी पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो वातावरण की नाइट्रोजन फिक्सेशन में भूमिका निभाता है, जिससे अरहर वगैरह की जो फसलें होती हैं उनमें प्रोटीन विद्यमान हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन आ जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? आपको बताना है कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कैल्शियम जरूरी होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर जो सोडियम है इसका पौधों के विकास के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आप जानते होंगे, इसका आंसर होता है जिंक या जस्ता। जस्ता की कमी की वजह से धान का खैरा रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं जो बाद में कत्थई हो जाते हैं। ठीक है, ब्राउन हो जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सी होती हैं? जिनमें दिशा और परिमाण, दिशा भी, डायरेक्शन भी चाहिए और एम्पलीट्यूड भी चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी चाल है, लेकिन अगर मैं अपना जब वेग बताऊँगा 45 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मुझे यहाँ पर जो 45 किलोमीटर पर आवर है ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, परिमाण है। डायरेक्शन भी बताना होगा कि मैं ईस्ट वे में जा रहा हूँ, वेस्ट में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो वेग, विस्थापन में क्या होता है? 2 मीटर दाएं, 2 मीटर बाएं। तो यहाँ पर विस्थापन, वेग, समय, ध्यान से देखिएगा, समय एक सदिश राशि नहीं है, समय एक अदिश राशि है। हम कहते हैं कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यहाँ पर परिमाण तो है लेकिन दिशा भी बताने की जरूरत है कि 2 घंटे पूर्व। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, समय में दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो सदिश राशि वही होती हैं जिनमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? समय एक सदिश राशि नहीं है बल्कि यह एक अदिश राशि है। बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। ठीक है, बल आघूर्ण में परिमाण और दिशा दोनों होती है। आगे चलते हैं।
गहरे सागर में किसी डूबी हुई वस्तु की सही स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो हमारी नेवी इन सभी का प्रयोग करती है उसे क्या बोलते हैं? सोनार। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ पर जो साउंड वर्ड है इसका मतलब ये हो गया कि इस सोनार में हम किस वेव का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, मतलब ध्वनि तरंगों का यूज करते हैं। ऐसी तरंगे जिन्हें हम नहीं सुन सकते, ठीक है, जो तरंगे हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20K हर्ट्ज तक, इन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो तरंगे होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर सोनार में। ठीक है, और कैसे पता करते हैं? सपोज ये जल की सतह है, ऊपर नेवी का जहाज है और नीचे कोई पनडुब्बी है, चाइनीज पनडुब्बी है, तो सोनार से क्या होगा? ध्वनि तरंगों को नीचे भेजा जाएगा और ये टकरा करके वापस ऊपर आएगी ध्वनि तरंग। तो यहाँ पर ये एक तरीके से उसका इमेज बना देगी कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो उस आधार पे अनुमान लगा लिया जाएगा कि इसके नीचे कौन सी चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेंगू ज्वर निम्न में से किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आप जानते हैं मादा एडिस एजिप्टी, इसके काटने से डेंगू ज्वर हो जाता है। डेंगू में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरने लगती हैं और इसमें अगर प्लेटलेट्स लगभग 30-40 हज़ार से नीचे आ गई तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू बुखार को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है? मंगोलिज्म ये होता है डाउन्स सिंड्रोम की वजह से। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, ठीक है, और इसमें जो 23वां जोड़ी होता है उसे हम लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। हमारे जो मेल हैं, पुरुष हैं, मेल और फीमेल दोनों में 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं सब में XX होता है। ठीक है, सिर्फ 23वां ही चेंज होता है, एक में XY और एक में XX। अब ध्यान से समझिएगा, जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, ठीक है, जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 होना चाहिए XX, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें एक X और आ जाता है। तो यहाँ पर यहीं से हमारे जीन में परिवर्तन हो जाता है और ये डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है। ठीक है, जो मंगोलिज्म होता है उसमें क्या होता है? रोगी की आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा, मंद बुद्धि, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन विद्यमान होता है? तो क्लोरोफिल में आप जानते हैं मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसे काम करती है वॉशिंग मशीन? तो आप जानते हैं ये अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत काम करती है। जब भी जैसे दूध पेराई वाली जो मशीन होती है उससे क्रीम निकाला जाता है, वो भी अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में काम करती है। जब उसको तेजी से घुमाया जाता है तो उसके जो भारी कण होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर की ओर जाते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े को तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया चलती है उसे हम अपकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। आगे चलें। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि त्वरण कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गिराई जाती है। 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? आपको पता है कि पृथ्वी की सतह हो गई, यहाँ से कोई वस्तु गिराई जाएगी तो उसके वेग में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। अर्थात जब वो पृथ्वी की सतह के करीब आती जाती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है। किस गति से बढ़ता है? जो त्वरण होता है, त्वरण कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 सेकेंड बाद कितनी स्पीड होगी? तो 9.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, ये हो जाएगा आपका आंसर। या इसे आप गति का पहला नियम जो होता है v = u + at, जो इसकी प्रारंभिक गति है u, वो 0 हो जाएगी और a का मतलब त्वरण और t का मतलब टाइम 39.2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो पूछा गया उसका वेग। आगे चलते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलेगी? जो एक घड़ी आती है जिसमें पेंडुलम लगा होता है वो नीचे, ठीक है, और ये इधर दोलन करता रहता है। अब ध्यान से समझिएगा, पेंडुलम घड़ी तेजी से कब चलेगी? जब पेंडुलम की जब लंबाई होगी, जब वो कम हो जाए तब वो जल्दी जल्दी इधर उधर ये दोलन करने लगेगी। और पेंडुलम की लंबाई कम कब होगी? पेंडुलम की लंबाई पहले इतनी है, अब मैं कहता हूँ कि इतनी हो गई। इतनी कब होगी? ठंडियों में होगी, क्योंकि ठंडियों में जो धातुएं होती हैं उनमें सिकुड़न का गुण होता है। ठीक है,
ठंडियों में धातुएं सिकुड़ती हैं। तो यहाँ पर ये सिकुड़ करके अगर इसकी लंबाई इतनी हो गई तो आवर्तकाल इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम होने का मतलब क्या है कि ये जल्दी जल्दी दोलन कर रही है। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलेगी, शीत ऋतु में। जबकि गर्मियों में जो पेंडुलम घड़ी होती है वो स्लो हो जाती है, अर्थात उसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मियों में। आगे चलते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है कब? आपको पता है कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, चूंकि यहाँ पर जो पैमाना दिया गया वो केल्विन में दिया गया है, तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। तो 273 + 4 कितना हो जाएगा, 277 केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं? तो परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो चूंकि नाभिक पूछा गया है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, इन ऑप्शंस में? ठीक है, और यहाँ पर द्रव आपको बताना है कि निम्न द्रवों में तो जो पारा होता है वो यहाँ पर ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? तो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको इसका मतलब सभी में तांबे का परसेंटेज जो होना चाहिए वो याद होना चाहिए। जर्मन सिल्वर, गन मेटल, पीतल, कांसा। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन कांसा, क्योंकि जो पीतल होता है उसमें 68 से 71% यहाँ पर तांबा और शेष जस्ता होता है, और यहाँ पर जबकि जो कांसा होता है उसमें 88% तक तांबा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो तांबा इन ऑप्शंस में है वो कांसे में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर जो सबसे पहले पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? जैसे आप सपोज बीपीएससी की साइट आपने ओपन किया, गूगल पे जाके बीपीएससी लिखा तो एक पेज खुला, फिर बीपीएससी की वेबसाइट पे आपने क्लिक किया तब एक पेज खुला, तो जो पेज वो खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं होम पेज। ठीक है, उसे हम कहते हैं होम पेज। वहाँ पर सारी सूचनाएं लिखी होती हैं, फिर यहाँ पर साइड में डाउनलोड्स, एडमिट कार्ड, अप्लाई ऑनलाइन, ये सभी लिखा होता है। तो इस पूरी पेज में पूरी जानकारी रहती है, इसे हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पैम क्या होता है? स्पैम का संबंध है कंप्यूटर से। स्पैम का मतलब फर्जी चीज़ें। ठीक है, आपके ईमेल पर आपने कहीं पर ईमेल रजिस्टर कर दिया, बार बार आपको मेल आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, तो उन्हें आप स्पैम के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पैम का मतलब धोखाधड़ी, फर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापते हैं? ये जो मॉनिटर है इसका डिस्प्ले हम मापते कैसे हैं? इसको हम मापते हैं विकर्ण में। ठीक है, डायगोनली इसका हम मापन करते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। किस महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी? वत्स? जी नहीं, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मगध? गिरिब्रज? बिल्कुल नहीं। कौशल? अवंती। अब आपको बताना है कि किसकी राजधानी उज्जैन थी। तो बहुत ही आसान, देखिए, जो अवंती था, अवंती साम्राज्य था, उसके 2 भाग थे। एक भाग उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी कहाँ? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ पर? महिष्मती। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? डी, अवंती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध चरित किसकी रचना है? बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। ये जो बुद्ध चरित है इसमें किसके बारे में उल्लेख है? इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का सरल और सरस विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल से बातें बताई गई। और जो अश्वघोष, ये किसके समकालीन? वो कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? ये है कौशाम्बी का स्तंभ लेख। कौशाम्बी, जहाँ मेरा घर है, कौशाम्बी स्तंभ लेख, इसे हम रानी का अभिलेख कहते हैं। और बाद में अकबर ने इसे कौशाम्बी से हटवा करके इलाहाबाद में, इलाहाबाद का जो किला है वहाँ पर इसे ले आया। ठीक है, तो इसे अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख इसमें किया गया है। ये जो कौशाम्बी का अभिलेख है, और इसी की वजह से इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया? बहुत ही आसान है, उदयन। पाटलिपुत्र को एक और नाम से जानते हैं, कुसुमपुर। ठीक है, और आपको पता है कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका सही है। सबसे दक्षिणी स्थल कावेरी के तट पर स्थित दईमाबाद है। यहाँ पर ये तो ठीक है कि सबसे दक्षिणी स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का वो दईमाबाद है, लेकिन कावेरी के तट पे नहीं है, वो गोदावरी के तट पे है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया। सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे सुतकागिंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान का एक प्रांत है। और ये जो सुतकागिंडोर है ये दास्क नदी के किनारे, ये ऑप्शन ठीक है। सबसे पूर्वी स्थल मेरठ में है, कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे आलमगीरपुर। तो ये गलत हो गया। मेरठ में है, आलमगीरपुर है, ये सही है, लेकिन गंगा नदी के किनारे नहीं है, मेरठ में हिंडन नदी। ठीक है, तो हिंडन नदी के किनारे ये आलमगीरपुर है। तो चौथा ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आपके कौन कौन से सही हैं? 1 और 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, जो शासक था कृष्ण प्रथम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और याद रखना ये बेसर शैली से बना हुआ मंदिर है। बेसर शैली, आपको पता है कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हिमालय से लेकर विंध्य रेंज तक जो नागर शैली देखने को मिलेगी, और यहाँ पर उसके नीचे सबसे दक्षिण भारत में जो प्रचलित थी उसे द्रविड़, और बीच के एरिया में देखने को आपको जो मिलती है वो है नागर, बेसर और द्रविड़। बीच में जो बेसर शैली मिलेगी इसमें नागर के और द्रविड़ के दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो मंदिर है कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये बेसर शैली के द्वारा निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गलत है मतलब। ठीक है, तो अपने दानी स्वभाव के कारण ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उसको पील बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श भी कहते हैं। कुरान ख्वा के नाम से भी वो जाना जाता था। नेक्स्ट, शाही सेना के गठन का विचार सबसे पहले इल्तुतमिश ने प्रस्तुत किया। इसने एक स्थायी सेना के निर्माण की शुरुआत किया, ये भी ठीक है। भारत में इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू किया, बिल्कुल सही। भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया? बलबन ने, बिल्कुल गलत हो गया। भारत में जो पहला मकबरा बनवाया वो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था अपने बेटे के लिए। को उसके बेटा कौन सा? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसने मकबरा बनवाया जिसे हम सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो गया। ठीक है, तो आपका पूछा क्या गया था, कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई शासक था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम अपने युग का अरस्तू भी कहते हैं। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसके कुछ काम ऐसे थे कि जनता को बहुत परेशानी भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये बहुत ही आसान है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, कहाँ पर है ये? राजस्थान के अजमेर में है। यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स भी लगता है, मेला भी लगता है। ठीक है, और ये जो बनवाया गया है यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसे तोड़वा करके बनवाया गया है। ठीक है, साथ ही कई मंदिर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो आप जानते हैं कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया है। और इसमें हुमायूं नामा है, इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में वर्णन है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर तुजुक ए बाबरी के नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखी, जबकि जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। उस समय ये जो ऑटोबायोग्राफी काफ़ी प्रचलन में था, आज भी है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो ये बरौनी में है। तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी बरौनी कहाँ पर है? बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय जिले में। और रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया था कब? 1964 और 65 के आसपास। ठीक है, भारतीय तेल निगम के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला बिहार राज्य में शामिल नहीं है? सहरसा, खगड़िया, नवादा, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर नहीं भैया, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, जो बिहार का जिला है वो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरनगर तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है।
ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। कितना? 1021। जबकि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? मुंगेर में है, 876। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग मतलब कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से। ठीक है, मुंगेर से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? अंग, मगध, वज्जी, वत्स। अब आप बताइए, वत्स जो था वो आज के प्रयागराज और कौशाम्बी जिलों के आसपास विद्यमान था, तो वत्स बिहार में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बहुत ही आसान है ये, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ये क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाए। अभी तक इनका नाम क्या हुआ करता था? सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज की रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना किया था और जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ध्यान से समझिएगा। 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ तो उसी में कहा गया कि अब ये पूरा बंगाल है, बंगाल से हम बिहार और उड़ीसा को एक प्रांत बना देंगे, बंगाल एक अलग प्रांत बना रहेगा। ठीक है, और इस समय बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा, इस समय 1911 में जो कि लागू होता है 1912 में, मतलब 1912 में बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गए, लेकिन अभी बिहार के साथ उड़ीसा भी मिला हुआ है। 1935 के अधिनियम में ये कहा गया कि अब बिहार एक अलग प्रांत बन जाएगा, उड़ीसा एक अलग प्रांत बन जाएगा। तो 1936 में बिहार पूरी तरीके से एक अलग प्रांत बन जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ध्यान से देखिए, बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा के रूप में को मिला करके एक अलग प्रांत बना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बाकी कहानी तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बोध गया। बोध गया में आपको यहाँ पर बाघ, चीता, सांभर ये सभी देखने को मिलते हैं। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग को लेकर के हुआ था। आप याद रखना कि जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे, अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी वो युद्ध लड़ते थे तो भारत में भी दोनों लड़ने लगते थे। तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को लेकर के ब्रिटिश और फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ, तो भारत में दोनों कंपनियों में युद्ध शुरू हो गया। बाद में जाकर के एक संधि होती है जिसे हम एक्स-ला सापेल की संधि कहते हैं। तो इस संधि के द्वारा वहां पर युद्ध, यूरोप में युद्ध खत्म हुआ तो भारत में भी इन्होंने युद्ध खत्म कर दिया। ठीक है, और इसमें इस संधि में क्या हुआ? फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? तो आप जानते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सभी की वजह से कई कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन का शुरुआत करना पड़ा। तो ये शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से और देखिए उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। और असहयोग आंदोलन वापस कब लिया जाता है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड में हिंसक घटना की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी और यहाँ पर रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में इसकी स्थापना किया था। जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे तो उन्होंने पूरी ये जो आज़ाद हिंद फौज की कमान थी वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उनके हाथों में आ गई और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। आगे चलते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को।
ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। ठीक है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? विचित्र नाटक। साथ ही एक और किताब है चंदी दीवर। ठीक है। ये दोनों किताबें किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। और ये सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी कहाँ पर? आप जानते हैं कि अगर ये भारत है तो 3 प्रेसिडेंसी, यहाँ पर बंगाल, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी और इधर बम्बई प्रेसिडेंसी। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, बाकी जो दोनों प्रेसिडेंसी है यहाँ पर रैयतवाड़ी, और यहाँ पर इस इलाके में पंजाब वगैरह के इलाके में महलवाड़ी व्यवस्था। तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू थी? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या व्यवस्था की गई थी? यहाँ पर सीधे किसानों से समझौता किया गया था लगान के लिए। ठीक है। और इस व्यवस्था के तहत 51% भूमि आई हुई थी, मतलब कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल एरिया के 51% क्षेत्र पर लागू थी। कर्नल रीड और मुनरो इन पदाधिकारियों ने इसकी शुरुआत किया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो ये कौन था? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक का ये जो उपमान है, एक तुलना किया गया, वो रॉबर्ट क्लाइव के लिए। क्यों? क्योंकि प्लासी का युद्ध जिसने अंग्रेजों को बंगाल विजय में मदद करवाई, साथ ही एक रास्ता तैयार कर दिया कि अब वो भारत विजय के लिए आगे काम कर सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ही था जिसने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को विजय दिलाई। इसके बाद जब बक्सर का युद्ध हो गया तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट से जब संधि करनी थी तो वापस रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और उसने इन शासकों से इलाहाबाद की संधि, 2 संधियां करता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ग से उत्पन्न नायक। हम नहीं कहते, कौन कहता है? यहाँ पर पिट। ठीक है। इन्होंने कहा था कि ये स्वर्ग से उतरा जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो सन्यासी विद्रोह में आनंद मठ के बारे में बताया गया है। ये जो विद्रोह हुआ था ये 1763 से 1800 के बीच में हुआ था और इसका दमन किसके द्वारा किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। जो सन्यासी विद्रोह था वो कहाँ पर, किस एरिया में हुआ था? तो ये बंगाल के एरिया में हुआ था। ठीक है। तो जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ लिखा तो इसमें उसी पूरी घटना का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन होता है। धर्म सुधार आंदोलन धर्म में व्याप्त उस समय की जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए किया गया था, तो उसमें मार्टिन लूथर किंग का रोल बहुत बड़ा था। तो इसी तरीके से भारत में जब 19वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन होता है तो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का रोल बहुत अधिक होता है। तो भारत के मार्टिन लूथर किंग के रूप में किसे हम जानते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। 1824 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है। और 1875 में बम्बई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधारों से संबंधित बेंटिक का प्रमुख कार्य क्या था? बेंटिक ने कई समाज सुधार किए थे जिसमें उसका एक महत्वपूर्ण रोल था सती प्रथा की समाप्ति। ठीक है। बेंटिक ने क्या किया? 1829 में आप जानते हैं कि इसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835 तक, और इसी के काल में ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो आप जानते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो वहां पर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है। भारत की सार्वजनिक सेवाओं में जाति, धर्म, लिंग एवं जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह ब्रिटिश संसद ने प्रथमतः कब घोषित किया था? आप जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में भारतीयों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। ठीक है। जाति, धर्म, लिंग, कई आधारों पर भेदभाव उनसे होता था। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, एक कानून जब आया था 1833 का चार्टर एक्ट, तो उसमें कहा गया था कि अब भारतीयों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसमें एक धारा थी 87। ठीक है। इसी के तहत सरकारी चयन में भेदभाव को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया?
तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों का प्रारंभ किया था, केसरी, ठीक है, और मराठा। ठीक है, अब जानते हैं केसरी और मराठा। जो केसरी था वो मराठी भाषा में छपता था और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब? 1885 में। ठीक है, यहाँ पर। और इसकी जो स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में कांग्रेस की स्थापना किया गया और इसमें 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे चलते हैं। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? वैयक्तिक सत्याग्रह, जब 1940 का दौर है, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है, ठीक है, कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि अंग्रेज हमें आज़ाद करेंगे या नहीं करेंगे, भारतीयों की मांग पे कोई गौर नहीं किया जा रहा। जो कांग्रेस की सरकारें थीं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया 1939 में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब गांधी जी ने वैयक्तिक सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसमें सत्याग्रह सामूहिक नहीं था, व्यक्तिगत था। लोग गाँव से होते हुए दिल्ली की ओर रवाना होते थे, गाँव को लोगों को जागरूक करते हुए। ठीक है, इसीलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें इस उद्देश्य क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह का? इसमें गांधी जी बताना चाहते थे कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम इस समय शांत हैं, तो इसे हमारी कमजोरी आप मत समझो, और न ही हम आपके साथ हैं, अंग्रेजों के साथ हैं। इस सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ये चीज़ें बताना चाह रहे थे। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें पूछा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया, तो शुरुआत गांधी जी ने किया। पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे बने। दूसरे सत्याग्रही कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ? तो बंगाल का विभाजन लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई कि जो बंगाल का विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू होगा। क्लियर हो गया? और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने अंग्रेजों को ये बताने की कोशिश की कि तुम हमें कितना ही विभाजित कर दो, लेकिन फिर भी हमें हमारी आत्मा से अलग नहीं कर पाओगे, हमें हमारे लोगों के बीच जो एकत्व का भाव है उससे दूर नहीं कर पाओगे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्ले मिंटो सुधार को हम 1909 के अधिनियम में के रूप में जानते हैं। जो मार्ले था उस समय भारत सचिव था और मिंटो कौन था? वायसराय था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और याद रखना 1909 के ही मार्ले मिंटो सुधार में ही मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया गया। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के तहत मुस्लिमों को क्या किया? पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। ठीक है, इसमें क्या होता था? किसी क्षेत्र से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हो सकते थे चुनाव में और केवल मुस्लिम ही उन्हें वोट दे सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो आपको जानते हैं कि ये पूरा जो भारत था ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य था, दूसरा देसी रियासतें थी। तो जो बटलर कमेटी बनी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार उस समय के मतलब ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? पाकिस्तान वर्ड का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। एक पंपलेट इन्होंने निकाला था, उसका नाम था नाउ और नेवर, अब या कभी नहीं। तो उसी में इन्होंने पाकिस्तान वर्ड दिया था। ठीक है, पाकिस्तान का मतलब आज का जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये सभी सिंध सब मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही जयप्रकाश नारायण एकदम चर्चा में आ गए थे, एक राष्ट्रीय नेता बन करके उभरे थे। किस जेल से भागे थे? ये हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे और फिर ये अंडरग्राउंड होकर के काफ़ी काम इन्होंने किया था। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली, इन लोगों ने भी गुप्त रूप से हमारी जनता को निर्देशित किया था। आगे चले, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का नारा था।
आगे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया? तो आप जानते हैं ये जो पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो अगस्त 1947 है, इस पर मत जाइए, वो जुलाई 1947 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था और इसका जो जज था, मुख्य न्यायाधीश था, वो एलिजा इम्पे था। साथ में इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चैम्बर्स, लेमेंस्टर एवं हाइड, ये 3 न्यायाधीश हैं और जो एलिजा इम्पे था इसका मुख्य न्यायाधीश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं के लिए कुल आवंटन राशि कितनी है? 3,23,053 करोड़ रुपए रक्षा सेवाओं के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं बलवंत राय मेहता। 1900 जब हम आज़ाद हुए तो एक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा और चूंकि उस समय हमारा देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी तो 2 कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, और 1953 में एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। लेकिन ये दोनों प्रोग्राम बुरी तरीके से फेल हो गए। तो बलवंत राय मेहता समिति की इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और पूछा गया कि आप बताइए कि ये हमारे प्रोग्राम फेल क्यों रहे। जब इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम आपने चलाया था इसमें जनता की कोई भूमिका ही नहीं थी। जो अधिकारी थे सब वो खा गए, जो जमींदार थे वो पूरा जो भी प्रोग्राम था उन्होंने इसको सफल नहीं होने दिया। तब इन्होंने कहा कि आप पंचायती राज व्यवस्था को वापस लाइए। ठीक है, तो इन्हीं समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को वापस लाया गया। 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया और इसका विधिवत उद्घाटन कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत होती है। धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है। याद रखना, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। आर्टिकल कौन सा है धन विधेयक से संबंधित? आर्टिकल 110 है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? आप जानते हैं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो राज्यसभा को कोई भंग कर ही नहीं सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये सारे आंसर यहाँ पर गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 80 में ये बातें बताई गई है। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटा के 18 किया गया। कब? 61वां संविधान संशोधन 1988 में और 1989 में यह संविधान संशोधन लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जो राज्यों में होता है उसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक तरीके से ये सरकार के वकील होते हैं। सरकार को भी तो कानूनी मुद्दों पे सलाह चाहिए, तो इनके लिए महान्यायवादी और महाधिवक्ता होते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इसमें 3 राज्य सम्मिलित हैं। इनकी एक सम्मिलित परियोजना है। 1948 में सतलज नदी पर बनाया गया। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कहाँ से थे? बिहार से, यूपी से, केरल से, महाराष्ट्र से? तो वो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में सारी चीज़ें बताई गई। आप देखते हैं कि जब भी चुनाव हो जाता है तो विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त होने लगती है, सरकार गिराने की कोशिश होने लगती है। कोई बीजेपी से चुनाव लड़ा, बाद में पता चला कांग्रेस में शामिल हो गया। कोई कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जीत करके बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। तो अगर इस तरीके से ये चीज़ें ना होने पाए, सरकार स्थिर बनी रहे, इन चीज़ों को रोकने के लिए
ये जो दल बदल कानून लाया गया 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा गठित की गई कब? 9 दिसंबर 1946। जब इसकी पहली बैठक होती है तभी से इसका गठन माना जाता है। इसकी दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। ठीक है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। जब आप आर्टिकल 79 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि संसद क्या है। एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो प्राक्कलन समिति होती है सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें केवल और केवल लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। ठीक है। लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं और इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते और जो भी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 1 साल का होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है क्या? भारत में देखेंगे तो सबसे पहले कुटीर उद्योगों का विकास होता है जो कि ब्रिटिश काल से ही शुरुआत हो गया था। आगे चलें। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस चीज़ पर? गांधीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो हमने निजी क्षेत्र पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया क्योंकि हमने एक लक्ष्य रखा था समाजवादी समाज का लक्ष्य, जहां पर असमानता को खत्म किया जाए। जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो पूंजी को खींचती है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब। तो यहाँ पर जब हमने एक विकसित समाज का लक्ष्य रखा, समाजवादी व्यवस्था का लक्ष्य रखा, तो हमने क्या किया? हमने सरकारी व्यवस्था, सरकार भी और पूंजीवाद, पूंजीपतियों दोनों को मिला करके हमने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसे हम मिश्रित व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो योजनाएं चलाई गई वो हमारी जो व्यवस्था रही वो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर मुड़ रही है और 1991 के बाद क्या हुआ, भारत की इकोनॉमी लगभग अब आज के टाइम में देखेंगे तो पूरी तरीके से पूंजीवाद की ओर झुक चुकी है। ठीक है। 1991 के अगर मैं यहाँ पर बताऊं, ये अगर 1991 का पीरियड है तो इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन इधर समाजवाद का लक्ष्य ज़्यादा है लेकिन और पूंजीवाद का लक्ष्य कम है। जब 1991 के बाद का दौर आता है तो हम पूंजीवाद की ओर अधिक उन्मुख हो जाते हैं और समाजवाद का लक्ष्य कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली। ठीक है। और ये भारत के वैज्ञानिक और प्रकृतिवेत्ता रहे हैं। इन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है और इन्होंने काफ़ी सर्वे भी किया। एक इन्होंने किताब भी लिखा, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। ठीक है। भारतीय पक्षियों के बारे में एक किताब लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2020-21 में कुल राशि आवंटित की गई है। ठीक है। 2021 में 2,11,761 करोड़ रुपए का बजट 2020-21 का है बिहार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट के दौरान किस जिले में बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी? बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग स्टेशन ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2021 के दौरान बजट की कुल राशि में सबसे ज़्यादा वेटेज किस क्षेत्र का है? अर्थात सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पैसा खर्च किया जाएगा? वो है शिक्षा क्षेत्र। अच्छी बात है, शिक्षा में 16% राशि खर्च करने की बात की गई है, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट निकले तो बहुत अच्छी बात है। किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? किसने? तो ये है जापान। ठीक है, जापान ने इसका विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत किया? किसने? त्रिपुरा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया रेटिंग्स पर रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया। कोरोना वायरस, फिर लॉकडाउन, इन सभी की वजह से जो प्रोडक्शन था वो उसका काम बंद हो गया था। और जीडीपी आप जानते हैं कि प्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी सिकुड़ना स्वाभाविक है। तो कितने परसेंट सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया, तो यहाँ पर 5.3% सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया। हालांकि ये सारे ऑप्शन एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि सारी गतिविधियों को अब खोल दिया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो जो सारे अनुमान लगाए गए हैं वो ज़्यादातर उनमें गलत साबित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने के लिए गोबर प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। तो गोधन न्याय योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए किस राष्ट्र को मेज़बानी मिली है, तो ये मिला मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2 देशों में होगा, जापान पीछे हट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दिया है। कहाँ पर, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर का जो हवाई अड्डा है अब वो इंटरनेशनल हवाई अड्डा के रूप में जाना जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में एक मंदिर बनाया गया, कौन सा मंदिर, वो है श्री कृष्णा मंदिर। कहाँ पर, इस्लामाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया में कितने नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो दुनिया में वो 9वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस समय, ठीक है। रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, राजेंद्र गोयल। इन्होंने रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार निम्न में से किस देश को दिए हैं, तो ये जो महिला एशियाई कप होगा 2022 में वो भारत में होगा, ठीक है। एशियाई विश्व बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान लगाया है। सब ने यही अनुमान लगाया कि भारत की इकोनॉमी सिकुड़ेगी, वो तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत, क्योंकि 2 महीने जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सिकुड़ना स्वाभाविक है। लगभग 4% इन्होंने अनुमान लगाया है सिकुड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैचों के फिक्सिंग को कानूनी रूप से अपराध का दर्जा दिया है, किसने, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मैच फिक्सिंग में क्या होता है कि पहले से मैच को फिक्स कर लिया जाता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितने रन बनाएगा, कितने रन पे आउट हो जाएगा, सारी चीज़ें पहले से फिक्स। तो पाकिस्तान ने कहा कि अब ये अपराध है। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर चुना गया, तो आप जानते हैं ये भारत को 2021-22 के लिए चुना गया है, ठीक है। 2021 में आयोजित होने वाले चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कौन करेगा, तो ये करेगा बहरीन, ठीक है, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है और 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है। 1 मिनट में, देखिए ध्यान से, 50 मीटर 1 मिनट में, फिर उसके बाद 90 मीटर 2 मिनट में और फिर 130 मीटर 3 मिनट में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 1 मिनट में 50 मीटर, उसके बाद 2 मिनट में 90 मीटर, 3 मिनट में 130 मीटर, मतलब कि हर अगले मिनट पे यहाँ पर 40-40 का गैप है। पूछा क्या गया है कि 15 मिनट में डिस्टेंस बताइए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 1 मिनट, पहले मिनट में तो आप 50 चल चुके हो, ठीक है, मतलब अब 14 मिनट में जो आप डिस्टेंस तय करोगे वो कितना करोगे, यहाँ पर जो डिस्टेंस कितना का था, 40-40 का। 1 सेकेंड देख लेते हैं, हाँ ठीक है, 90 से 130 हो गया, तो 40-40 का गैप है, मतलब पहले मिनट में आपने 50 चला और उसके अगले 14 सेकेंड तक आपके 14 मिनट तक 40-40 मीटर चलेंगे। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 50 मिनट ये और 14 चौका 56, 560, टोटल हो गया 610, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है, नली बी द्वारा 6 घंटों में, ठीक है। 2 पाइप है
2, और जो उसमें ए है वो 2 घंटे में भर सकता है, और जो दूसरा है वो उसको 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्या आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ। अगर कोई पाइप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और एक दूसरा पाइप है जो उसको 6 घंटे में भर सकता है, तो बताइए मुझे कि टंकी कितनी बड़ी है। टंकी अगर मान लीजिए 12 लीटर की है, ठीक है, मान लिया टंकी 12 लीटर की है, 2 घंटे में भर सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 घंटे में वो कितना पानी डाल रही है टंकी में, 6 लीटर। अगर ये 6 घंटे में 12 लीटर पानी डालती है तो 1 घंटे में कितना, 2 लीटर। ठीक है, पानी डालेगी तभी तो 6 घंटे में 12 लीटर भर जाएगा। अब ध्यान से समझिए, 10 बजे नली को खोल दिया गया, कौन सी, ए को खोल दिया गया, और उसके बाद में 11 बजे नली को बी को भी खोल दिया जाता है। कहने का मतलब जब 11 बजे बी को खोला जाता है और उसके 1 घंटे पहले 10 बजे ए को खोल दिया गया, तो 1 घंटे में ए ने कितना काम किया, तो ए ने 1 घंटे में कितना काम किया, 6 लीटर। 6 लीटर पानी उस टंकी में पहुंच चुका है। अब 11 बजे वो भी बी को भी खोल दिया गया, मतलब कि अब जब 6 लीटर पानी भर गया 12 लीटर में, तो 12 लीटर की टंकी है, 6 लीटर तो ए नहीं भर दिया, अब 6 लीटर टोटल बचा। ठीक है, अब इस 6 लीटर में ए और बी दोनों काम करेंगे। ठीक है, ए कितना पानी डालता है एक बार में, 6 लीटर, और बी कितना डालता है, ध्यान से देखिए फिर से, 2 और 6 मतलब 2 लीटर। तो अब इस 6 लीटर को भरने के लिए ए और बी दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो ए और बी इस टंकी को दोनों 45 मिनट में दोनों भर देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो 11:45 पर आएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, मैं अपने फिंगर्स का यूज़ करता हूँ इसमें। ठीक है, तो समझाने में थोड़ा सा मुश्किल मुझे होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, ये जो क्वेश्चन लिखा है इस एक्चुअली में ये ऐसे लिखा हुआ है, ये है 3x - 2 = 3/x। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो पूछा गया है x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे, 3/x को इधर लेके आएंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा, x - 1/x = 2/3। फिर दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a² + b²। ठीक है, तो x² + 1/x² बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 सही 4/9। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिलते हैं। उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। कुल डाले गए मतों के बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए कि 100 मत डाला गया, 100 में 65% जीतने वाला पाया है। ठीक है, अच्छा जीतने वाला 65 पाया, तो हारने वाला कितना पाया, 35%, और 65% मत पाया है और उसने 2748 मतों के बहुमत से जीता है। कहने का मतलब ये जो 65% मत पाया है वो हारने वाले से कितना ज़्यादा है, 2748। कहने का मतलब 65% और 35% का अंतर कितना हुआ, 2748। तो वास्तव में कितना अंतर है 65 और 35 का, 30। ठीक है, 30%, मतलब 30% = 2748। ध्यान से देखिएगा, 30% = 2748। अब इसको 30% है, आप इसको 100% निकाल लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3%। पहले इसको आप 1% बना लीजिए, 3 9 27 और 1 और 3 6 18, तो कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9160 आपका आ जाएगा कुल मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a = 13, b = 14, c = 15, तो tan c/2 का मान क्या होगा। एक फॉर्मूला है, आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, कि tan c/2 = होता है √s - a s - b / s - c। यहाँ पर s क्या होता है, s = a + b + c/2। ठीक है, तो जो भी पूछा जाता है, tan b/2 पूछा जाता है तो आप डिनोमिनेटर में हर में s - b रख देते, a पूछा जाता है तो s - a रख देते। आप इसी में वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप s की वैल्यू निकाल लीजिए, a + b + c/2, s की वैल्यू आ जाएगी 21, और इस फॉर्मूले में आप इसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की 3 गुनी है। 3 संख्याएं हैं, जो उसमें दूसरी है वो पहले की, अगर पहली 1 है तो दूसरी कितनी है, 3। दूसरी पहले की 3 गुनी है, और जो तीसरी संख्या है वो पहली की
3/4 है, जो तीसरी है वो पहले की 3/4 है, तो इनके बीच रेशियो कितना हो जाएगा? 4, 12 और 3 का रेशियो बनेगा। ठीक है, 4 का, 12 का और 3 का रेशियो बन गया। आपसे क्या पूछा गया है? तीनों का एवरेज कितना है? 114, मतलब कि 4, 3, 7, 12, 7, 19, 19x/3 बराबर कितना हो जाएगा? 114। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 72। और सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 216, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3x, और 3x की वैल्यू कितनी? 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल आपको एक ही ब्याज अर्थात समान ब्याज मिलती है। 2 साल के बाद 720 रुपये, 5 साल के बाद 1020। तो मुझे ये बताइए कि 2 साल के बाद 720 और 5 साल के बाद 1020, तो ये जो बीच में 3 साल का गैप है, इसमें आपको कितनी ब्याज मिली? दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका ब्याज हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपये। तो आपसे पूछा गया आपकी रकम कितनी है, तो जब ये जो आप अगर ब्याज घटा देंगे तो आपका निकल आएगा मूलधन कितना है। तो 2 साल का जो आपका ब्याज है वो 720 है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, मतलब पूरा, तो ब्याज 120 रुपये माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 600 रुपये मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। इसके अनुसार यदि बी अकेले ही इस काम को करे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा, ए और बी का काम करने का जो टाइम का रेशियो दिया गया कि ए एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। मतलब कि अगर यहाँ पर ए और बी, ए 50% ज़्यादा समय लेता है, अगर यहाँ पर जो बी है वो एक काम करता है, ठीक है, रेशियो अगर इसका 1 है तो ये कितना लेता है? 2। ठीक है, रेशियो समझिएगा, तब आप इसको आसानी से कर लेंगे। ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें, देखिए आई बेसिक से समझा देता हूँ। बी द्वारा मान लिया समय कितना है? x है, तो 1/3/2, 1.5 गुना ज़्यादा 50% ज़्यादा समय लेता है, तो x प्लस x का 50% x/2, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 3x/2 दिन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या कहता है कि यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 18 दिन लगते हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x, और ए और बी दोनों का 1 दिन का काम 2/3x हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 30 दिन। आपसे पूछा क्या गया है कि बी अकेले कार्य करे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 30 दिन में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं, जब भी आपको बराबर के रूप में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिले तो आप उनके अंश को और हर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो अगर आप इसे ऐड कर देंगे x + y + z, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसे भी ऐड कर देंगे, तो फाइनली कंक्लूजन के रूप में आपको ऐसे देखने को कुछ मिलेगा। तो x + y + z कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/a + b + c। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रोथ रेट देखने को मिली? तो वो मिली है दादर नगर हवेली में। ठीक है, सबसे ज़्यादा 55.88%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए, और सबसे बड़ा तो जानते हैं दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में कितना? 879। ठीक है, और जबकि केरल में सबसे ज़्यादा है 1084। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको यहाँ पर पुदुचेरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं 1067, और सबसे कम दमन दीव में 618। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो बहुत ही आसान है ये,
केरला की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है 94% और केरल के बाद मिजोरम, जबकि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है 61.8%। 2018-19 के दौरान किस राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन हुआ? तो गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन हुआ? तो दाल में तो मध्य प्रदेश टॉप पर ही है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं। सोयाबीन सबसे ज़्यादा, ये भी मध्य प्रदेश में, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला जाएगा। कहाँ पर जल ज्ञान केंद्र खोले जाने की बात की गई है? कहाँ पर? तो ये पटना में जल ज्ञान केंद्र खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में साक्षरता प्रतिशत अब कितनी है? तो इस समय लगभग 70.9% है। हालांकि अब जनगणना होने वाली है तो सारा डेटा फिर से 1-2 साल बाद आ जाएगा। ठीक है। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम में बिहार का स्थान कहाँ पर है? साइबर क्राइम, तो जो बिहार का स्थान है वो 11वें स्थान पे है। ठीक है। किस राज्य ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड ये किसने जीता? तो यहाँ पर ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, ये जो 2+2 वार्ता होती है इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। तो अभी अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भारत आए हुए थे तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत, स्वाभाविक सी बात है। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में 5G तकनीक का परीक्षण किया? अमेरिका में रिलायंस ने 5G टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है। किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसने सबसे बेहतरीन फोटो खींची थी? तो भारत की उनका नाम क्या है? ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है। इन्हें 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया? कौन सा? जहां पर फेस स्कैनिंग होती है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार के सबसे वंचित जिले, आर्थिक रूप से सबसे वंचित जिले कौन कौन से हैं? तो वो है शिवहर और बांका। ठीक है। 2018-19 के दौरान बिहार में निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? हवाई परिवहन, सड़क, रेलवे, संचार। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिली वो हवाई परिवहन में, लोग ज़्यादा प्लेन से आना जाना शुरू कर रहे हैं। 2018-19 के माध्यमिक क्षेत्र में विकास दर कितनी है? तो ये आपको 19.7% के आसपास देखने को मिलेगी। बिहार में पर कैपिटा इनकम 2018-19 में कितनी है? तो 30,617 बिहार की पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? बिहार की टोटल जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बिहार की पॉपुलेशन, तभी तो निकलेगी। जैसे कि आपके घर में टोटल कितनी अर्निंग होती है और आपके घर के कितने लोग मेंबर हैं, 2, 4, 6 लोग हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम कितनी है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की समग्र गरीबी का अनुपात कितना है? तो ये 33.7% पॉपुलेशन बिहार की गरीब है। अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच भारत में संयुक्त मुद्रास्फीति दर किस राज्य में सबसे कम रही है? तो ये बिहार में देखने को सबसे कम मिली है इन्फ्लेशन। ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।